अगर मैं आपसे कहूं किसी ने सिर्फ 2 पिज्जाज 16,000 करोड़ रुपीस के खरीदे थे। हाँ, सही सुना आपने। बिटकॉइन की सबसे पहली कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक प्रोग्रामर ने 2010 में की थी, जब उसने 2 पिज्जाज खरीदे 10,000 बिटकॉइंस के। यानी आज की वैल्यू में देखें तो ये 16,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तब एक बिटकॉइन की वैल्यू 1 रुपये से भी कम थी। 2021 में एक बिटकॉइन की वैल्यू 50 लाख रुपीस से भी ऊपर चली गई थी और आज इसकी वैल्यू 16 लाख रुपीस है। आप सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन इतना वॉलेटाइल क्यों है। इसे शुरू से समझते हैं। आज से 14 साल पहले 31 अक्टूबर 2008 को इंटरनेट पे एक पेपर पब्लिश हुआ। जिसने वो पेपर पब्लिश किया उसने अपना नाम सतोशी नाकामोटो बताया, लेकिन एक्चुअल में ये सतोशी नाकामोटो है कौन, ये आज तक नहीं पता चल पाया है। इस पेपर में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम की तरह, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकती है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जाए बिना। अगर आज आप किसी ऑनलाइन पेमेंट को देखें तो वो ये आप बैंक के थ्रू या किसी कार्ड प्रोवाइडर जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे के थ्रू या पेपल, स्ट्राइप, इंस्टामोजो जैसे ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हो। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जिसपे सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि यूएस डॉलर को यूएस सेंट्रल बैंक और इंडियन रुपी को आरबीआई कंट्रोल करता है, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को कोई सेंट्रल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं करता। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के कंसेप्ट को समझने से पहले अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करते हैं। हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट पे काम करते हैं। जो पेपर मनी आज हमारे पास है उसकी वैल्यू इसीलिए है क्योंकि उसकी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक गारंटी देता है। मनी एक सिंपल सोशल कन्वेंशन है। अगर आप 200 के नोट पे लिखे प्रॉमिस को पढ़ें, उस पे लिखा है कि मैं बियरर को 200 रुपए देने का प्रॉमिस करता हूँ और अगर ये प्रॉमिस दे रहे सेंट्रल बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर ना हो तो उस पेपर मनी की कोई वैल्यू नहीं है। ये एक मामूली सा कागज बन जाएगा और अगर इस पे ये साइन नहीं होगा तो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री बन गई थी और सभी देशों को अपनी करेंसीज को यूएस डॉलर से जोड़ना पड़ा। और यूएस डॉलर गोल्ड रिजर्व से गारंटेड था, यानी कि यूएस सेंट्रल बैंक बस उतने ही यूएस डॉलर छाप सकता था जितना उसके पास गोल्ड रिजर्व था। लेकिन 1971 में यूएस ने इस गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया और इसके बाद बाकी सभी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक अपनी मर्जी से जितने चाहे नोट छाप सकते थे। और यही हमें कोविड पैंडेमिक के टाइम काफी देखने को मिला, जब सेंट्रल बैंक्स ने बहुत सारे नोट्स छापे, जिसकी वजह से हमें आज हर देश में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। इसके बारे में बात किसी और वीडियो में करेंगे। आप एक चीज देख सकते हो कि गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स कितने पावरफुल हैं, स्पेशली पैसे और मॉनेटरी पॉलिसी के मामले में। और ऐसे ही अगर आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक्स यही पैसे आगे लोगों और कंपनीज को लोन पे देते हैं और इससे जो रिटर्न्स आते हैं बैंक उसी से आपको आपके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे पाता है। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है जब बैंक्स के बैड लोन्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट के चलते बैंक डिपॉजिटर्स को पैसे वापस नहीं दे पाया। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई केस सामने आए हैं जिसमें कई बैंक्स फेल हुए हैं, जैसे कि येस बैंक, पीएमसी बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक। इसमें नुकसान हम जैसे डिपॉजिटर का ही होता है। यहाँ काफी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जब किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो आपका 5 लाख तक ही अमाउंट इंश्योर्ड है। अगर कोई बैंक डूबता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको 5 लाख तक ही वापस देगा, लेकिन आप अलग अलग बैंक्स में डिपॉजिट करा सकते हैं जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा इंश्योर्ड हो सके। और ऐसे गवर्नमेंट चाहे तो पैसे को रद्द कर सकती है, जैसे नवंबर 2016 डीमोनेटाइजेशन में सरकार ने 500 और 1000 के नोट्स को रद्द कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी देश की करेंसी पर सरकार और सेंट्रल बैंक्स का कितना कंट्रोल रहता है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं वो नहीं चाहते कि पैसे पे सरकार और सेंट्रल बैंक्स का इतना कंट्रोल हो। और यही रीजन था कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब अमेरिका के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसे लेमन ब्रदर्स
बैंकरप्ट हुए, सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को एक ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम की तरह सोचा और दुनिया को प्रेजेंट किया, जिसमें कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं था, ना ही सेंट्रल बैंक का, ना ही गवर्नमेंट का। बिटकॉइन काम कैसे करता है, इस चीज को समझने के लिए कंप्यूटर और मैथमेटिक्स की नॉलेज जरूरी है, लेकिन इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर आज हम किसी बैंक की बात करें तो उसके सारे अकाउंट्स और उन अकाउंट्स में जितने भी पैसे हैं सब एक लेजर यानी खाते में लिखे हुए हैं, और ये लेजर बैंक के किसी सिक्योर कंप्यूटर सर्वर पे चल रहा है जिसे कोई नहीं देख सकता, और इसलिए इस लेजर पे और इन अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं उस सब पे बैंक का सेंट्रल कंट्रोल है। बिटकॉइन इसका बिल्कुल उल्टा है। बिटकॉइन का लेजर ओपन है और इसे आप और मैं चाहे तो इसे अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं। ये लेजर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है। ब्लॉकचेन एक तरह से चेन ऑफ ब्लॉक्स है जिसमें सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड हैं। इस लेजर की कॉपीज दुनिया भर के कंप्यूटर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो हर ट्रांजैक्शन के साथ अपडेट होता रहता है। लेकिन इस पब्लिक लेजर पे आप किसी की आइडेंटिटी नहीं देख सकते, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पे सेंडर और रिसीवर का पब्लिक एड्रेस लिखा होता है और उस एड्रेस से आप पता नहीं लगा सकते ये किसका है। और इस लेजर को मेंटेन करने का काम किसी सेंट्रल सिस्टम का नहीं है, बल्कि इसे कुछ वॉलंटियर्स करते हैं एक कंसेंसस प्रोटोकॉल के थ्रू, और ये करने के लिए उन्हें बिटकॉइन मिलते हैं और इसी प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। ये वॉलंटियर्स खुद से बैठकर लेजर मेंटेन नहीं करते, बल्कि बिटकॉइन का कोड उनके बड़े बड़े सर्वर पे चल रहा है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के कंसेंसस और वेरीफाई करने के लिए एक कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, जो ये सर्वर कर रहे हैं। तो यही माइनिंग सर्वर्स बिटकॉइन लेजर को मेंटेन करते हैं, ना कि कोई सेंट्रल सिस्टम। बिटकॉइन एक ऐसा मनी सिस्टम है जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं, ना कोई लॉ ना कोई रेगुलेशन। बिटकॉइन का कोड ही यहाँ लॉ है। और जैसे मैंने पहले बताया कि सेंट्रल बैंक कितना भी पैसा छाप सकती है, लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी एक फिक्स लिमिट है। 21 मिलियन ही बिटकॉइन हो सकते हैं, जिसे बदला नहीं जा सकता। बिटकॉइन की वैल्यू डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है, जैसे स्टॉक मार्केट काम करती है, और यही रीजन है कि इसका प्राइस बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। आज मार्केट में बिटकॉइन जैसे 10,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे इथेरियम, बाइनेंस, कार्डानो, डॉजकॉइन। अब बात आती है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को यूज कैसे कर सकते हैं। एक तरफ कुछ लोग इसे इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग इसे ऑल्टरनेटिव करेंसी की तरह यूज करते हैं। लेकिन मेन यूज जो आज किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का, वो इन्वेस्टमेंट ही है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड को बाय करते हैं कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी जिससे हमें रिटर्न मिलेगा, वैसे ही लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, और इसी वजह से इसे डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। जैसे हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क इन्वॉल्व है, वैसे ही इसके साथ भी है। और जो लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसकी इनहेरेंटली वैल्यू नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गोल्ड को आप टच कर सकते हैं, जो घर आप खरीदते हैं वो फिजिकली आपके पास है, लेकिन बिटकॉइन फिजिकल नहीं है, सब कंप्यूटर पे है। बिटकॉइन की अभी समाज में वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस नहीं है। आप अभी बिटकॉइन से शॉप में जाकर खरीद नहीं सकते कुछ, लेकिन ये ट्रेंड बदल सकता है फ्यूचर में। वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसे कई कंपनीज हैं जिनमें बिटकॉइन ऑल्टरनेट करेंसी की तरह यूज होता है, जैसे स्टारबक्स, एक्सपीडिया। लेकिन एक टेक्निकल चैलेंज भी है जिसकी वजह से बिटकॉइन को डेली ट्रांजैक्शन में यूज करना मुश्किल हो रहा है। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन होती है ब्लॉकचेन पे, उन्हें कंफर्म करने में टाइम लग जाता है। एक ब्लॉक प्रोसेस को 10 मिनट तक लग जाते हैं। बिटकॉइन का नेटवर्क काफी एक्सपेंसिव है और स्लो भी। पूरे नेटवर्क के माइनिंग सर्वर की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कुछ देशों की कंजम्पशन से भी ज्यादा है। वीजा 24,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस करता है, और वहीं बिटकॉइन बस 7 ट्रांजैक्शन 1 सेकंड में।
इसके कुछ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है मार्केट में जैसे लाइटनिंग नेटवर्क, लेकिन ये फ्यूचर में पता लगेगा कि इसकी कितनी वाइडर एक्सेप्टेंस होगी ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ करेंसी के लिए। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि फाइनेंस के फ्यूचर में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, लेकिन ये देखना बाकी है कि क्रिप्टो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन पाएगा या फिर ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टमेंट बन के रह जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।